दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 20 मिनट के अंदर केरल में हो गए 3 बड़े विस्फोट, मची अफरा तफरी, पूरे देश में हाई अलर्ट किया गया जारी। दरअसल केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में 3 ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई और पुणे को खासतौर पर अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जहां जहां यहूदी धर्मस्थल हैं वहां पर हाई लेवल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन धमाकों के बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। कन्वेंशन सेंटर के हॉल में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए। बताया गया है कि जब धमाके हुए तब मौके पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और सभी प्रार्थना कर रहे थे। इस धमाके में अब तक 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग घायल हुए हैं। घायलों में भी 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभी मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल केरल में सीरियल ब्लास्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। अगली बड़ी खबर, केरल ब्लास्ट पर डीजीपी ने की शांति बनाए रखने की अपील। बोले हम पता लगा लेंगे ब्लास्ट के पीछे कौन है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल केरल के कोच्चि कन्वेंशन सेंटर में यहूदा साक्षियों की प्रार्थना सभा में सिलसिलेवार ब्लास्ट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 36 लोगों के घायल होने के करीब 3 घंटे के बाद आखिरकार केरल पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। केरल पुलिस के महानिदेशक डीजीपी डॉक्टर शेख दरवेश साहब ने मीडिया से बातचीत में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि घटना की सघन जांच होगी और धमाके में जिन लोगों की भी संलिप्तता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पता लगा लेंगे कि ब्लास्ट के पीछे कौन है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर, केरल ब्लास्ट पर एक्शन में गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री से अमित शाह की हुई बातचीत, तुरंत जांच के दे दिए आदेश। दरअसल केरल के कोच्चि कन्वेंशन सेंटर में यहोवा साक्षियों की प्रार्थना सभा में सिलसिलेवार ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एंटी टेरर स्क्वाड यानी आतंकवाद रोधी दस्ता की टीमें केरल के कालामसेरी में विस्फोट स्थल पर पहुंच चुकी हैं। इस मामले में सिलसिलेवार आईडी ब्लास्ट का संदेह है। धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से फोन पर बात की। सिलसिलेवार ब्लास्ट और कई लोगों के घायल होने की सूचना मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। केरल के कोच्चि कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात करने के बाद एनएसजी और एटीएस की टीमें अब ब्लास्ट स्थल पर पहुंच चुकी हैं और लगातार जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर, देश की राजधानी के चप्पे चप्पे पर है खुफिया एजेंसियों की नजर। हाई अलर्ट पर दिल्ली और मुंबई पुलिस। दरअसल केरल में हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्पेशल सेल लगातार खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है और किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं लिया जाएगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। भीड़ वाली जगहों पर खास नजर रखी जा रही है। दिल्ली के अलावा मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहूदी धर्म स्थलों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। कोच्चि में हुए धमाके के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी और काउंटर टेरर एटीएस की टीमें घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं। धमाके के पीछे आईडी की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, केरल में हुए धमाके के बाद कई बड़े नेताओं की आई प्रतिक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। दरअसल केरल में हुए हादसे के बाद कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार घटना की जांच कर रही है। वहीं शशि थरूर ने कहा कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता बल्कि ये और ज्यादा हिंसा को जन्म देती है। तो वहीं हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की है और हर संभव मदद देने का वादा किया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कयास हो गए खत्म। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। गुना और विदिशा से भी बीजेपी ने उतार दिए उम्मीदवार। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पर राज्य समेत पूरे देश की नजरें टिकी हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव में उतारने वाली है। हालांकि अब इन कयासों पर पूरे तरीके से विराम लग गया है और यह साफ हो गया है कि सिंधिया विधानसभा
विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी ने गुना विधानसभा से पन्नालाल साक्या और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बना दिया है। इसी के साथ ही ये अटकलें खत्म हो गई हैं कि बीजेपी यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देने वाली है। आपको बता दें कि अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अब ये कयास खत्म हो गए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये साफ हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान के घर पर ही वोट मांगने पहुंच गए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताला, लोगों से की वोट देने की अपील। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अब रोचकता की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस बीच बुधनी विधानसभा से एक रोचक मामला सामने आया है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए अभिनेता विक्रम मस्ताला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह ग्राम जैत में ही उनके घर वोट मांगने पहुंच गए। आपको बता दें कि उन्होंने उनके घर पर वोट देने की अपील की। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे भाई नरेंद्र सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल की आवभगत की। आपको बता दें कि ये एक अनोखा मामला है। विक्रम मस्ताला उनके घर पहुंचे और उनसे ही वोट देने की अपील की। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में मच गई भगदड़, सचिन पायलट के समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल राजस्थान में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मचा घमासान अब थमता नजर नहीं आ रहा। दोनों ही दलों में बगावत का दौर जारी है। टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बागी नेताओं ने जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिन 3 नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है उनमें सबसे प्रमुख जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल थी। बता दें कि इससे पहले पंडित सुरेश मिश्रा पिछले हफ्ते भाजपा में शामिल हो गए थे। दोनों ही नेता सचिन पायलट गुट के थे। आपको बता दें कि फिलहाल सचिन पायलट गुट के समर्थक अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को चुनाव से ठीक पहले लगा बड़ा झटका। अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा, कांग्रेस पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। दरअसल तेलंगाना में जीत हासिल करने की आस लगाए बैठी कांग्रेस पार्टी को चुनाव से ठीक पहले जोरदार झटका लगा है। यहाँ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अपने पद और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर कई गंभीर आरोप लगाए। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस को किराने की दुकान में बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने रुपयों के लिए अमीर व्यक्तियों को पार्टी का टिकट बेच दिया, जबकि वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर आगे भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित अपने इस्तीफे पत्र में शेख अब्दुल्ला सोहेल ने लिखा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी को आरएसएस के एजेंडे पर लेकर जा रहे हैं। वो राज्य में मुस्लिम नेतृत्व को दबाने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने में भी यही सब किया है। उन्होंने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने रुपयों के लिए अमीर व्यक्तियों को पार्टी का टिकट बेच दिया है, जबकि वफादार कार्यकर्ताओं को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया है। इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के धुआंधार प्रचार से बीजेपी परेशान। प्रियंका गांधी ने जीत के लिए बिछा दी बिसात। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य बड़े नेता यहां जनसभाएं कर रहे हैं, पर इन बड़े नेताओं में सबसे ज्यादा सुर्खियां प्रियंका गांधी ही बटोर रही हैं। चाहे विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से उन पर पिकनिक मनाने जैसा व्यंग हो या फिर खुद उनका भाषण हो, वो लगातार यहाँ की सियासी युद्ध में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करा रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की हर जनसभा लोगों का ध्यान खींच रही है। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती दिख रही है। वो जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। प्रियंका गांधी की राजनीतिक परफॉर्मेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी भी उनकी हर जनसभा और भाषण पर नजर रख रही है और तुरंत उसके जवाब में खंडन के लिए उतर रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने 25 अक्टूबर तक राजस्थान में 2 महीने में अपनी 3 रैलियों को संबोधित किया है और बीजेपी इससे बड़ा परेशान है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे तरीके से बिसात को बिछा चुकी हैं। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा, भूपेश बघेल को बताया घोटाला मुख्यमंत्री। दरअसल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते थे कि वो शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन उन्होंने इसमें घोटाला कर दिया। खनन में घोटाला किया, रेत में घोटाला किया
नौकरियों में भी घोटाला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक घोटाला मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जनता से बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की। तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश आकर लगातार झूठ बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने एक सच बोला है कि उनके पिता ने अमेठी में विकास नहीं किया। प्रियंका गांधी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया और सिर्फ भाजपा सरकार ने ही विकास कार्य किए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी लगातार चुनावी अभियान में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है जो मैदान में उतर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने खुद को बताया एक अच्छा हिंदू। बोले मैंने राम मंदिर के लिए दिए 1.11 लाख रुपए। दरअसल भोपाल में अपने एक बयान में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूं और एक अच्छा हिंदू हूं, लेकिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दिए हैं, जबकि मैंने 1.11 लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये चेक प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था, वो इसे ट्रस्ट के पास जमा करा दें, लेकिन उन्होंने इसे मुझे वापस कर दिया और कहा कि वो खुद से ट्रस्ट में जमा कर दें। अब मैं इसे खुद जमा कराऊंगा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो एक सनातन धर्म का पालन करते हैं और अच्छे हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मात्र 1 लाख रुपए राम मंदिर के लिए दिए, लेकिन मैंने 1.11 लाख रुपए दिए हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी में पीडीए की रफ्तार तेज करने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाएंगे। इस बाबत समाजवादी पार्टी ने भी सोशल मीडिया साइट पर इस बात की जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 30 अक्टूबर को लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक पीडीए साइकिल यात्रा निकालेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।